Good evening, friends. This is Dr. Anurag Singh, and I welcome you on board to India's largest online learning platform, that is Unacademy. और Unacademy के भी हमारे YouTube चैनल B2M UPSC CSE, that is from beginner to master और UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस चैनल पे आप लोगों को स्पेशल स्वागत है। ये चैनल आपको बनाएगा फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर, आपको देगा रिक्विजिट स्किल्स so that you may be able to qualify the UPSC final list with a very high rank. एंड फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखने वाले हैं वेजिटेशन के बेसिक अडेप्टेशंस को लेकर कुछ टर्म्स, और ये एक शॉर्ट क्रिस्प सेशन रहेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलरेडी द कोर्स हैज़ बीन लॉन्च, द मैपिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरियाज इन इंडिया इंक्लूडिंग इनपुट्स फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, इस सेशन के शुरू करने से पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past 1 decade. As far as my UPSC experience is concerned, I have given twice the personality test, that is interview of UPSC, besides appearing in all the 4 mains examination. And subsequently, after exhausting my attempts, I went on to qualify as a probationary officer in State Bank of India. I worked there for a couple of years, और उसके बाद I moved in as Assistant Commissioner of Sales Tax in the state services for 3 years after qualifying the state service examination. और उसके बाद 3 साल काम करने के बाद I resigned from the job to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants, which I have been doing for the last 1 decade. मेरा एक पंच लाइन है, मेरे सेशंस अटेंड कीजिए, आपको अपने प्रिपरेशन में खुद फर्क मालूम चल जाए। एंड यस स्टूडेंट्स, आई एम a doctor in Indian medicine as well as I hold a master's in psychology. मेरा टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, IAS टॉपर्स मंत्रा। सर्च करने का बहुत आसान तरीका, अनुराग UPSC सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इस सेशन के फ्री PDF और करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7038899943। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अगर कोई डाउट्स हैं, क्लैरिफाई करने हैं डाउट्स, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, आई रिपीट 7038899943। एंड फ्रेंड्स, मेरे सेशंस अनअकैडमी ऐप पे भी चलते हैं, स्पेशल क्लासेस। इट्स मंडे एंड वेडनेसडे आई टेक अप स्पेशल क्लासेस एट 7 o'clock, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। मैं ये सेशन लेता हूँ मंडे और वेडनेसडे को। ऑल्सो संडे को अनअकैडमी ऐप पे ही स्पेशल क्लासेस में लेता हूँ, फ्री क्लासेस, दैट ओवर स्ट्रेटेजी। तो मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। एंड अनअकैडमी ऐप पे सर्च करने का एक आसान तरीका है, अनुराग IMS, ये मेरा लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया जा रहा है, उसको फॉलो कीजिए टू गेट द बेस्ट वीडियोस इन द फील्ड। एंड यस, आप अभी B2M चैनल पे हैं, आप देख रहे हैं मैपिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरियाज इन इंडिया, इसका प्लेलिस्ट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। दिस इज द चैनल एज यू कैन। लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल पे भी मेरे सेशंस हैं, ये यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का। एंड मॉडर्न इंडिया रीडिफाइंड, मैंने वहाँ पे 2 मैराथन सेशंस लिए हैं, और कल मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आने वाला है, क्लाइमेट चेंज की स्टोरी और हमारे कमिटमेंट्स की स्टोरी, क्लाइमेट चेंज काउंटर करने के लिए पूरा टाइमलाइन मैं दूंगा। वहाँ पे एक जनरल डिस्कशन, मैराथन डिस्कशन 3 to 3.5 आवर्स का रहेगा, वहाँ पे बहुत ऑसम सेशन रहेगा, उसको अटेंड कीजिएगा कल शाम को 4:30 ऑन फ्राइडे। एंड इसके अलावा ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर UPSC में मैंने 2-3 सेशंस अपलोड किए हुए हैं यहाँ पे लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल में। यू हैव टू जस्ट गो इन द प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर द ट्रिक्स एंड टिप्स बाय डॉक्टर अनुराग सिंह। एंड यस, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा, फॉलो कीजिए इसको इस सेशन के फ्री PDF के लिए। एंड आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर डाउनलोडिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप टू गेट द बेस्ट में क्या मिलेगा आपको? 4 advantages: daily live classes from the top educators of the country, the first point. Second, structured courses as per the demands of the syllabus, very important. सिलेबस के हिसाब से ट्रैक पे रहकर तैयारी करना बहुत एसेंशियल है UPSC में, और इसके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हमारे ऐप पे उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, जस्ट टू गिव यू एग्जाम फील कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड जस्ट टू गिव यू मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस दैट यस यू कैन बी एबल टू, you shall be able to solve the questions in the exam hall as well.
एंड यस, सबसे बड़ी बात, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस, डेली लाइव क्लासेस एंड ऑप्शनल कोर्सेज अलॉन्ग विद जीएस, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे। ये 4 एडवांटेजेस, साथ में एक और बड़ा एडवांटेज, मेरी वीकली मेंटरिंग। वीकली मेंटरिंग किस फील्ड में? शेड्यूल प्रिपेयर करने में। वीकली मेंटरिंग किस फील्ड में? न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर। और वीकली मेंटरिंग किस फील्ड में? फीडबैक देने के फील्ड में। तो ये वीकली मेंटरिंग मैं दूंगा आप लोगों को इफ यू गो ऑन टू सब्सक्राइब टू द प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय नेम एज द कोड। तो देखिए, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टीचिंग अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एज यू कैन सी इट हियर, बट फॉर बिगिनर्स मैं बोलता हूँ 24 मंथ्स कोर्स लीजिए 64,000 में, वेरी अफोर्डेबल, वेरी चीप। That too will be decreased to 57,600, that is 10% discount. A very, very awesome offer out here if you use my name as the code, that is Anurag. और स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 703888999438 पे भेज दीजिए, so that you may be able to get the weekly mentoring sessions from my side. ओके, सेम थिंग, 12 मंथ्स कोर्स 44,000 में अवेलेबल, वेरी अफोर्डेबल, वेरी चीप। और साथ में अगर आप मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं एज कोड, दैट इज अनुराग, यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट। एंड ये 12 मंथ्स कोर्स 39,600 में अवेलेबल। अगेन आपको वही काम करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है that you have used my name as the code. You are going to get weekly mentoring from my side. So remember my name and remember this number, WhatsApp number, to send it. Okay, so chaliye, this was all about the downloading of the Unacademy learning app and subscribing to the plus platform. चलिए आज का सेशन देखने वाले हैं हम लोग, मैपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इंडियन ज्योग्राफी में हम आज देखने वाले हैं टेम्परेचर, रेनफॉल एंड बेसिक वेजिटेशन टर्मिनोलॉजीज। ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी टू बी मोर स्पेसिफिक, के इनपुट्स दिए हुए एक मात्र कोर्स है, होलिस्टिक, ऑल इनकम्पासिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री। और ये आपको 6 से 10 नंबर दिलवाएगा कम से कम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो वी आर टारगेटिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। एंड आज एक बहुत ही क्रिस्प कंसाइज डिस्कशन है, रोल ऑफ टेम्परेचर, रोल ऑफ रेनफॉल एंड upon the vegetation and some basic vegetation terminologies. You can see हम लोगों ने ऑलरेडी इस सेशन में 360 डिग्री अप्रोच से फॉलो कर रहे हैं हम ये सीरीज। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ डिगिंग एंड डिकोडिंग अप्रोच ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, टू जस्ट गेट द पल्स ऑफ द एग्जामिनर की सवाल कहां से आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग मूव इन किए बेसिक्स पे। बेसिक्स मींस फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। उसके बाद हम मूव इन किए सम बेसिक टर्म्स पे, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटो, प्लेन्स, आइलैंड्स, इनके मतलब क्या है। एंड वी आल्सो सॉ अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स भी हम लोगों ने देखा, इसमें हिमालय का पोर्शन देखा, इसमें इंडियन आइलैंड्स देखा, इन शॉर्ट फिजियोग्राफी कवर किया हम लोगों ने, पेनिसुलर प्लेटो देखा हम लोगों ने। वी आल्सो कवर्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड वी आल्सो कवर्ड द गंगा प्लेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ। In detail, we have covered all these areas. Then we shifted to the soil types of India. We covered all the soil types of India. और बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ वहाँ पे along with some scientific approach that क्या क्या प्रोसेस चलते हैं सॉइल में. And then also we talked about the India State of Forest Report subsequently and Global Forest Resource Assessment Report of FAO. तो आज आगे मूव करते हैं। आज हम वेजिटेशन के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न्स इन इंडिया बिकॉज दे एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स। वेजिटेशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे सनलाइट कितना है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन सबसे पहले क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट सेशन। तो अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड एरिया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, बिकॉज वी सॉ द करंट अफेयर्स टॉपिक ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो दिसंबर 2019 में रिलीज किया गया, एक्सपेक्टेड है इस बार प्रीलिम्स में। सेकंड, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है एवरी 5 ईयर्स, 2020 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ।
और इस पे हम लोगों ने डिटेल देखा। वी ऑल्सो टॉक्ड द फॉर्मेशन ऑफ FAO एंड उसके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन में सबसे पहला बेसिक्स ऑफ वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, और आज हम देखेंगे क्लाइमेट का रोल वेजिटेशन में और बायोडाइवर्सिटी में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है हमें देखना है व्हाई आर वी गोइंग टू रीड दिस, व्हाई आर वी गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक। तो बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा एंड फौना का प्रेजेंस किसी भी जगह पे, ट्रीज डाइवर्सिटी ट्रीज में, उसके बाद एनिमल्स में डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। उसमें एक फैक्टर है ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव इंटरवेंशन अगर रहेगा ह्यूमंस का तो बहुत अच्छा होगा वेजिटेशन के लिए, अगर निगेटिव रहेगा तो इट विल बी वेरी बैड फॉर द डाइवर्सिटी, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। पॉजिटिव इंटरवेंशन के एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सैंक्चुअरीज। नेगेटिव इंटरवेंशन के एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा सॉइल पे भी डिपेंड करता है वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। सॉइल कैसा है, वहां पे मैच्योर सॉइल है, इमैच्योर सॉइल है, सॉइल में क्या मॉइस्चर है या नहीं है, और सॉइल में पॉल्यूटेंट्स हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है वहाँ का वेजिटेशन कैसा रहेगा। सॉइल में हम लोगों ने 8 सॉइल टाइप्स देखे हैं, इंक्लूडिंग माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, peaty and marshy soils we saw in detail along with alluvial, black, red and laterite. एंड एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है अल्टीमेटली वेजिटेशन, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज सरफेस फीचर्स। वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट हिमालय, आइलैंड्स, प्लेटो, प्लेन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज टेरेन एंड स्लोप मैटर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द लास्ट पॉइंट विच मैटर्स इज, आई शुड से द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, इसलिए हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल एज वेल। टेम्परेचर के साथ में मैं यहाँ पे लाइट बोलूंगा, सनलाइट, ये मैटर करता है। तो लेट अस सी द इंडियाज टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स क्या हैं, क्योंकि इसी पे वेजिटेशन का टाइप डिपेंड करेगा और वेजिटेशन के अडेप्टेशंस हैं कि नहीं इस पर डिपेंड। तो बेसिक लिमिटिंग फैक्टर्स इन वेजिटेशन। लिमिटिंग फैक्टर्स का माय डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है दैट अगर उसकी कमी होगी तो उसका असर वहां के वेजिटेशन पे पड़ेगा, दैट इज फ्लोरा पे पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये लिमिटिंग फैक्टर्स का असर फौना पे भी पड़ता है, अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फौना पे भी पड़ेगा, क्योंकि फूड चेन इंपैक्ट होगा वहां पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सुना होगा एरिड रीजन्स में जहां पे बहुत कम वाटर अवेलेबिलिटी है, द प्लांट्स आर अडेप्टेड। एग्जांपल, यू कैन सी द कैक्टस आउट देयर, यू कैन सी अकेशिया ट्रीज आउट देयर, वो उसी हिसाब से अडेप्टेड है। तो वहां पे फूड चेन भी अलग है। वी हैव स्नेक्स, reptiles in that belt living inside the hole, ठीक है। along with that we have camel, we have some breeds of sheep in that belt. We will not find the normal big mammals which occur in the forested belts such as Royal Bengal tiger or elephant or one-horned rhino in those belts, ठीक है। तो इसका साफ मतलब है फ्लोरा और फौना दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है इन लिमिटिंग फैक्टर्स का। अब ये लिमिटिंग फैक्टर्स में एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी, सॉयल, ठीक है। सॉयल या लैंड क्वालिटी, डिग्रेडेड वहां पे जमीन है या कैसी जमीन है वो डिपेंड करेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने 2 और फैक्टर्स नहीं पढ़े हैं, और उसमें एक बड़ा फैक्टर है वाटर अवेलेबिलिटी, एंड दिस वाटर कम्स बेसिकली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई एग्री दैट पानी, बारिश का पानी के अलावा वाटर, ग्राउंड वाटर भी अवेलेबल होता है कितनी जगहों पे, बट 90% ऑफ एनी 90% to 95% ऑफ वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर एंड सनलाइट ऑल्सो इज अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि यही दोनों फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस जहां पे फूड मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट्स with the help of sunlight, yes, with the help of sunlight in the leaves में chlorophyll pigment in the chloroplast, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है
फूड की, और यही फूड पे पूरा फूड चेन डिपेंड करता है. दिस इज द रीजन वाई द प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कहते हैं प्लांट्स को बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे ऑल्सो सप्लाई फूड. दे आर ऑल्सो द सप्लायर्स ऑफ फूड टू द रेस्ट ऑफ द ecosystem through the various food chain and food web. Food chain and food web, in fact, इसमें जो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल होता है वो प्लांट्स का ही होता है. एंड रिमेनिंग ट्रॉपिक लेवल पे कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. दे डिपेंड अपॉन द फूड चेन. दे डिपेंड अपॉन सम अदर plant or animal for the food. It includes humans as well. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और सनलाइट का. तो दिस इज द रीजन व्हाई द प्लांट्स आर आल्सो नोन एज कार्बन सिंक. कार्बन सिंक इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. इन शॉर्ट, जितना एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन कीजिएगा उतना फायदेमंद होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना काउंटर होगा, उतना कार्बन सिंक, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होगा. ठीक है, क्लियर. और इसके अलावा वाटर का प्रेजेंस चाहिए और सनलाइट का प्रेजेंस चाहिए, तभी फूड मैन्युफैक्चर हो पाएगा बेल्ट में. सनलाइट मींस द एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, and this energy component heats up the atmosphere, which gives rise to the concept called as temperature, the temperature of the surroundings, the air temperature. और यही दोनों चीजें, टेम्परेचर और रेनफॉल, आज हम देखने वाले इंडिया का मैप, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे टेम्परेचर और रेनफॉल वेरी करता है अक्रॉस इंडिया. तो एनुअल टेम्परेचर रेंज, एज यू कैन सी इट हियर, टेम्परेचर्स अगर देखें तो इंडिया में समर सीजन, इंडिया is a country the maximum part of which comes under tropical belt. So you can see it here, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है. ठीक है, somewhere from this belt, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में इसके इक्वेटर है. इन शॉर्ट मींस इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया इज देयर. ठीक है, लेकिन इसके नॉर्थ में जो कंपोनेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, वो भी ट्रॉपिक्स का ही पार्ट माना जाता है बिकॉज वी हैव आउट हियर हिमालय, एंड हिमालय प्रिवेंट द टेम्परेचर्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन वेरी लो इन द बेल्ट ऑफ इंडिया. हिमालय का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे. ये इंडिया के क्लाइमेट को एक डिस्टिंक्टिवनेस देता है, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी देता है. अगर यही हिमालय यहाँ नहीं रहता, द कोल्ड वेव्स, द कोल्ड विंड्स वुड हैव कम फ्रॉम एशिया एंड द होल region of India would have reeled under cold waves for the maximum part of the year. लेकिन हिमालय के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे कोल्ड वेव्स रुक जा रही हैं, कोल्ड विंड्स रुक जा रही हैं. यही वजह है इंडिया का क्लाइमेट डिस्टिंक्ट है, इंडियन सब कंटिनेंट का क्लाइमेट डिस्टिंक्ट है. इंडिया इनफैक्ट रेस्ट ऑफ एशिया से काफी अलग है क्लाइमेट उसी लैटिट्यूड्स पे, और इसीलिए इंडिया का क्लाइमेट को ट्रॉपिकल एंड टू सम एक्सटेंट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप कह सकते हैं. दैट्स इट. और अगर टेम्परेचर देखा जाए, टेम्परेचर रेंजेस, तो टेम्परेचर रेंजेस इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली इंडिया हैज मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर. वहीं लो टेम्परेचर्स आल्सो कम डाउन, द टेम्परेचर्स कम डाउन इन द विंटर मंथ्स ऑफ December and January. To some extent it comes down, it dips to even 0 degrees Celsius, but yes, for these 2 months only. The rest of the 10 months the annual temperature climbs back. और अगर हम देखें समर सीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर इट रीचेस ऑल्सो 40 डिग्री प्लस, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इट रीचेस इन मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया. और अगर टेम्परेचर में अगर हम एक पैटर्न डेवलप करें दैट कहाँ कहाँ पे लो टेम्परेचर्स हैं, कहाँ कहाँ पे मॉडरेट हैं, कहाँ कहाँ पे हाई हैं अक्रॉस इंडिया, तो एक बेल्ट यहाँ दिखेगा आपको. सी इट आउट हियर, this first belt, as you can imagine this is the western Himalayan belt, and temperatures yahan pe, as you can imagine, the temperatures out here this belt will be low to medium. temperatures बहुत लो डिप करेंगे विंटर में. इनफैक्ट सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे नॉर्दर्न फ्रिंजेस में, वहां टेम्परेचर्स डिप्स टू -30 to -40 डिग्री सेल्सियस. बट यस, द लद्दाख बेल्ट,
The northern portions of Himachal Pradesh and Uttarakhand also have low temperatures, freezing temperatures. So low to medium temperatures, low in winter season, but medium means crosses 10 to 15 degrees Celsius in rest of the month. So positive temperatures, and the climate is very much pleasant climate out there in that belt. तो ये तो पहला बेल्ट हो गया जहां पर टेम्परेचर्स का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा. सेकेंड बेल्ट यहां देखिए, ये सिक्किम का बेल्ट, और उसके अलावा यहां देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न का बेल्ट, हिमालयन बेल्ट. दिस बेल्ट इज हैविंग समवॉट हायर टेम्परेचर्स एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयस. वेस्टर्न हिमालयस के कंपैरिजन में ईस्टर्न हिमालयस के हायर टेम्परेचर्स हैं, इतना याद रखिएगा. और इसका एक और मतलब है, स्नोफॉल इज मोर ऑन वेस्टर्न हिमालयस, snowfall is less in fact snowfall is less in eastern Himalaya. ठीक है, और यही वजह वेजिटेशन दोनों जगह का वैरी करता है. सो आउट हियर इन वेस्टर्न हिमालयस वी हैव द प्लांट्स अडेप्टेड टू लो टेम्परेचर, प्लांट्स अडेप्टेड टू लो टेम्परेचर, हाई अल्टीट्यूड. वहीं मींस इन शॉर्ट बहुत ही स्पार्स वेजिटेशन इन सम बेल्ट्स ऑफ लद्दाख. और कहीं कहीं तो लद्दाख में ऐसा भी है कि एरिड बेल्ट्स हैं, और उस बेल्ट को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहां बारिश भी नहीं होती है उस जगह पे. वहीं अगर ईस्टर्न हिमालय देखें हम लोग, सिक्किम से ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स दिस बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश बेल्ट, दिस होल रीजन इज वेरी लग्जरियंट, वेजिटेशन इज देयर, वेरी लग्जरियंट, वेरी मच डाइवर्स वेजिटेशन. और यही वजह होता है दैट कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी कम टू अ कंक्लूजन दैट बायोडाइवर्सिटी इज मोर ऑन द ईस्टर्न हिमालयन साइड. दिस इज द रीजन. और यही वजह है कि मैक्सिमम स्पीसीज, हर साल नए स्पीसीज डिस्कवर किए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया से. एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूं, एक नॉन वेनोमिनस बरोइंग स्नेक, ठीक है, नॉन वेनोमस बरोइंग स्नेक was discovered in 2019 फ्रॉम अरुणाचल. मैं फोना की बात कर रहा हूँ. प्लांट्स की तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत वैरायटी है. अभी एक न्यूज आया था लास्ट ईयर ड्रैगन ट्री, ब्लड ओजिंग ड्रैगन ट्री फ्रॉम असम. यू कैन इमेजिन द डाइवर्सिटी आउट हियर. यू विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ, मींस जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं प्रेजेंट है, यू विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ सच प्लांट्स एग्जिस्टेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम एक जगह और देखते हैं, एक स्टेट है यहाँ पे मणिपुर, जहां पे एक लेक है, लेक लोकताक. लेक लोकताक के ऊपर सवाल आया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स 2 years बैक. इट्स द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. इसमें इनफैक्ट पता है कैसा, ये वेटलैंड है, मींस ये लेक है फॉर एग्जांपल, और इसके सरफेस पे डीकंपोज्ड एंड अनडीकंपोज्ड वेजिटेशन है. you'll find living plants also out here, and decomposed, semi decomposed, dead material, heterogeneous mass. इसको फुमदी भी कहते हैं. यहाँ पे फुमदी हम देखने वाले डिटेल में, लेकिन ये फुमदी वर्ड इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में. हम जब डिटेल में देखेंगे स्टेट वाइज बायोडाइवर्सिटी रीजन्स इंक्लूडिंग नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, हम देखेंगे लेक लोकताक. लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या, वहां पे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, वहां वेटलैंड भी प्रेजेंट है, एंड वहां पे फुमदीज के ऊपर एक बहुत फेमस स्पीसीज डांसिंग डियर एंडेमिक इन दिस बेल्ट इज फाउंड, विच सर्वाइव्स ऑन दीज फुमदीज. डेलिकेट बैलेंस चाहिए होता है, इसीलिए उसका नाम डांसिंग डियर है. इट सर्वाइव्स अपॉन द लीव्स इन द लेक. सो टेम्परेचर हैज अ रोल आउट है. अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा सदर्न पोर्शंस में. तो इसके अलावा ये टेम्परेचर लो, इसके अलावा एक और जगह पे ध्यान दीजिएगा, जो भी हिली बेल्ट्स होंगे वहां टेम्परेचर लो होगा. जितने हम ऊपर जाएंगे अल्टीट्यूड में, उतना लो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में. तो कहां पे हिली बेल्ट्स है, ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स का बेल्ट. इनफैक्ट यहाँ पे एक नीलगिरी माउंटेन्स हम लोगों ने देखा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे अगस्त मलाई माउंटेन्स. तो यहां भी टेम्परेचर लो होगा, कंपैरेटिव लो होगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया. और इधर में कुछ ईस्टर्न घाट्स,
ठीक है, हम लोगों ने देखा था ईस्टर्न घाट्स का अल्टीट्यूड लो है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, नेवरदलेस टेम्परेचर्स लो होंगे यहाँ, बट ये टेम्परेचर्स उतने लो नहीं होंगे जितने कि ईस्टर्न हिमालयस या वेस्टर्न हिमालय। अगर आप टेम्परेचर वाइज आप अरेंज करने को बोलोगे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर्स यहां पाए जाएंगे साउथ इंडिया में हिली बेल्ट्स में, उससे कम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और उससे कम वेस्टर्न हिमालय। तो याद कर लीजिएगा, वेस्टर्न हिमालय हैज लोएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द हिली बेल्ट्स ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय ईस्टर्न हिमालयस एंड फॉलोड बाय द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में भी हम कहां पे फोकस करें, नीलगिरीज एंड अगस्त्यमलाई। ओके, so this is the temperature range differs across the hilly belts of India. Next, अगर हम plateau region पे आए, this belt, the peninsular plateau belt, this belt, इसमें हमने देखा था the black soil belt out here, इसके अलावा महाराष्ट्र प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो, डिटेल में देखा था हम लोगों ने। ये मैक्सिमम पोर्शन इट फेसेस the sun shines very brightly out here, it has a very high temperature. In fact, टेम्परेचर हाई होने के पीछे एक और बड़ी वजह है, मैं बता दूं यहाँ पे, एक मिनट हम इरेज कर दें पहले यहाँ पे। आई सपोज इतना क्लियर हो गया, वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस और दिस नीलगिरीज और अगस्त्यमलाई में कंपैरिजन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं प्लेटो रीजन इंडिया का, उसमें क्यों ज्यादा टेम्परेचर्स पाए जाते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। इन समर सीजन ऑल्सो वेरी लो टेम्परेचर्स इन द विंटर सीजन। सो दिस इज द रीजन। फर्स्ट पॉइंट, this region is away from the sea because it is surrounded on both sides by western ghats and eastern ghats. समुद्र से दूरी का मतलब होता है वाटर, सी इज अ बिग मॉडरेटिंग एजेंट, मॉडरेटिंग एजेंट आपने सुना होगा। समुद्र तट के पास इन द कोस्टल एरियाज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी नैरो, इसका मतलब है समर सीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर, मुंबई फॉर एग्जांपल सी कोस्ट पे है 30 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर मई के महीने में। विंटर सीजन में टेम्परेचर डिप्स टू 15 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं रेंज, कितने मैक्सिमम कितना है, कितना मिनिमम है इन द होल ऑफ द ईयर, एनुअल टेम्परेचर रेंज। देखिए इस यही हेडिंग दिया गया है यहाँ, ठीक है। तो 35 इज द हाईएस्ट, 15 इज द लोएस्ट। वहीं अगर आप नागपुर का कंपैरिजन कीजिएगा, नागपुर लाइज ऑन द प्लेटो रीजन अवे फ्रॉम द सी, इन दिस बेल्ट इट लाइज, ठीक है। और यहां पे अगर आप टेम्परेचर देखिएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर गोज टू 46 to 48 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट टेम्परेचर गोज टू 5 to 8 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर सीजन। अब आप बताइए, डोंट यू थिंक नागपुर में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस है विंटर और समर में? इसी को कहते हैं वाइडर टेम्परेचर रेंज। और मुंबई में क्या है, नैरो टेम्परेचर रेंज। मुंबई का हाईएस्ट तापमान जो समर सीजन में था 35 डिग्री सेल्सियस, विंटर सीजन में लोएस्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं नागपुर में हाईएस्ट टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस समर सीजन में, और विंटर में लोएस्ट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ह्यूज डिफरेंस। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? कोस्टल एरिया मुंबई का, वाटर का प्रेजेंस कहीं पे भी, इट एक्ट्स एज अ मॉडरेटिंग एजेंट। तो समुद्र तट के आसपास की जितनी जगह हैं वहां पे बहुत कम तापमान रेज भी होता है, बहुत कम तापमान नीचे भी जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज फ्लोइंग बिटवीन द कोस्टल एरियाज एंड द ओशन। ये डिटेल में क्लाइमेट का टॉपिक है, मैं बताऊंगा उसमें, लेकिन यहां मैं बता दूं दैट वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। यही वजह होता है दैट अगर आप बहुत हीट करोगे पानी को, बहुत हीट करोगे, फिर भी उसका टेम्परेचर राइज, बहुत एनर्जी वो गेन करेगा, फिर भी उसका तापमान राइज कम होगा एज कंपेयर टू लैंड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनर्जी रेज कर रहे हो, उस जगह एनर्जी दे रहे हो आप, सनलाइट ज्यादा है मुंबई में, तो मुंबई का जो जमीन का पोर्शन है उसका तापमान होगा 35 डिग्री सेल्सियस,
मुंबई के आसपास समुद्र के पोर्शन में तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस। यही तो खूबी होती है वाटर में, इट अब्सॉर्ब्स मोर हीट विदाउट एनी राइज ऑफ टेम्परेचर। और यही वजह होता है अगर टेम्परेचर लो रहेगा समर सीजन में समुद्र में, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी विल मॉडरेट द वेदर ऑफ मुंबई। वहीं वहीं ध्यान दीजिएगा, विंटर सीजन में जस्ट उलट होता है इसके। क्या होता है? द लैंड लूजेस द हीट क्विकली व्हाइल द सी लूजेस द हीट स्लो। तो कहीं तो मुंबई में फॉर एग्जांपल अगर जमीन का तापमान होगा 15 डिग्री सेल्सियस, सी का फिर भी होगा 22 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे सी फिर से मुंबई का तापमान रेज करने में विंटर सीजन में, इसी को कहते हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू माइट हैव सीन वन थिंग, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रेसाइड्स इन कोस्टल एरिया। अगर आप डेटा देखिएगा, सबसे बड़े शहर देखिएगा विश्व के, वो चाहे सिडनी हो ऑस्ट्रेलिया का, वो चाहे साओ paulo हो ब्राजील का, वो चाहे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, बॉस्टन हो यूएस का, वो चाहे टोक्यो हो जापान का, वो चाहे इंडिया के कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई हो, ये सारे शहर कहां पे लोकेटेड है? कोस्टल एरिया। इट हैज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। वहीं नागपुर में क्या होता है? नागपुर में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज moderating influence of water, and this is why Nagpur faces the brunt of heat and cold waves both. तो यहां पे तापमान कितना होगा पेनिनसुलर प्लेटो में? मैंने कहा ना ये समुद्र से दूर है, एंड दैट टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स आर आउट हियर surrounding it. So this central part of plateau will have very high temperatures in summer, very low temperatures in winter. इसे याद कर लीजिएगा, Peninsular Plateau Belt, very high temperatures in summer, very low temperatures in winter. ठीक है, of course I am talking about those temperatures जो बिना क्लाइमेट चेंज के हो रहे थे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर्स। अभी तो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत चेंजेस हो गए हैं टेम्परेचर के रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये रीजन है गंगा प्लेन्स का, ठीक है, दिस रीजन इज गंगा प्लेन्स, और ये हिमालय के नजदीक है, ठीक है। तो इन समर दिस रीजन हैज हाई टेम्परेचर, और इतने हाई टेम्परेचर्स की यहाँ पे लोकल विंड्स नोन एज लू फ्लो आउट हियर एंड कॉज हीट स्ट्रोक एंड सन स्ट्रोक, इवेंचुअली कॉजिंग मैनी कैजुअलिटीज इन दिस बेल्ट। और वो भी सबसे हाई तापमान, अगर सबसे हाई टेम्परेचर आप बोलिएगा समर सीजन में, इट इज फाउंड इन दिस बेल्ट, द एरिड बेल्ट ऑफ जैसलमेर, राजस्थान का बेल्ट। यहाँ चूड़ू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल्सो जैसलमेर, बाड़मेर एंड बीकानेर, ये पूरा बेल्ट ही एरिड बेल्ट है, वेरी हाई टेम्परेचर। और वो भी साथ में ध्यान दीजिए, ये समर सीजन में जब हाई टेम्परेचर्स हैं गंगा प्लेन्स में, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हैं, और रिवर्स क्या करती है? मैंने कहा रिवर्स हैव वाटर, तो वाटर कॉजेज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इट्स अ मॉडरेटिंग एजेंट। तो भले कोस्ट के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा रिवर्स है कि थोड़ा सा मॉडरेशन होता है। एंड यस, लेट मी टेल यू, दीज रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? साल भर फ्लो करती है, क्योंकि इनका सोर्स कहां पे है? ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय। यही वजह है गंगा, यमुना या उनकी ट्रिब्यूटरीज गंगा प्लेन्स में, दे मॉडरेट द टेम्परेचर्स टू सम एक्सटेंट एज कंपेयर टू पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। So in spite of Loo coming in this, in spite of the local winds, Loo flowing, in spite of the temperature soaring to 48 degrees Celsius, yet there is a respite. Respite इसी में है कि वहां पे नदियों का पानी उपलब्ध है उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट में, लेकिन वही पानी का कंप्लीट एब्सेंस है राजस्थान के बेल्ट, क्योंकि नदियां यहां पे है ही नहीं। एक इंदिरा गांधी कनाल बनाया गया, बट स्टिल the region is devoid of water, and this is why this region faces the brunt of heat, temperature soaring up to 50 degrees Celsius in summer season, with maximum casualties in sunstroke and heat stroke. और यही वजह दिल्ली के में आपने देखा, दिल्ली में आपने एक चीज नोट किया, दिल्ली का टेम्परेचर समर में ग्रेजुअली राइज कर रहा है ईयर ऑन ईयर। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ ड्राइंग अप ऑफ वाटर बॉडीज इन द, तो अगर सरफेस वाटर बॉडीज
ड्राई अप करेंगी उस बेल्ट में, तो उसका इतना ही असर नहीं होता है कि दैट वाटर अवेलेबिलिटी कम होगा, उसका असर क्लाइमेट पे होता है। तो दिस इज द टेम्परेचर रेंज। अगर कोई कहेगा कि पूरे इंडिया में लो टेम्परेचर टू मॉडरेट कहां पाया जाता है, इट्स वेस्टर्न हिमालय। मॉडरेट कहां पाया जाता है, इट्स ईस्टर्न हिमालय। हाई कहां पाया जाता है, इट्स पेनिनसुलर प्लेटो। मॉडरेट टू हाई कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन दिस वेस्टर्न घाट्स एक्सेप्ट नीलगिरीज एंड अगस्त्य मल्लाई। मॉडरेट टू हाई, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो आल्सो हैज मॉडरेट टू हाई रेंज। और हाई कहां पाया जाता है, गंगा प्लेन्स में, स्पेशली ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, दैट इज आर मरुस्थली, दिल्ली के आसपास का भी रीजन। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं जहां जहां माउंटेन्स आएंगे वहां वहां टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बिकॉज mountains are located, the places located on mountains are at a high altitude, and as we know climate का एक concept है, हम जितने ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में उतना टेम्परेचर फॉल करता है एक रेट के साथ। इट्स अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स। यानी कि आप ध्यान दीजिए, आप पहाड़ी पे जा रहे हैं, यहाँ आप यहाँ पे सी लेवल है, प्लेन्स में, आप गंगा प्लेन्स में, यहाँ तापमान मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। इट्स एग्जैक्टली 6.5 डिग्री फॉल पर 1000 मीटर। यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है मान लीजिए, 1000 मीटर्स ऊपर का तापमान होगा 30 माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? उसके ऊपर 2000 मीटर ऊपर कितना होगा, 30 माइनस 13 डिग्री सेल्सियस। ऐसे होते होते कम होता जाता है, एंड एट द लास्ट, एट द height of the highest mountains, Mount Everest and Greater Himalaya and Himadri and Himachal mountains, the snow is found in that snow-capped mountain. I suppose this is pretty clear about the temperature ranges across the. और अगर कोई बोलेगा दैट ये पैचेस में जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट टेम्परेचर पैचेस तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे हैव अ लुक। हाईएस्ट टेम्परेचर पैचेस में इस बेल्ट में पाया जाता है, मैंने अभी बताया, द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ प्लेन्स, एंड सेकंड इन द कॉन्टिनेंटल पार्ट, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट। You might have heard about Hyderabad having very high temperature. Hyderabad, Secunderabad. Also, Nagpur having very high temperature. Also, Itarsi having very high temperature. Okay? और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसके जस्ट ईस्ट में अरावली माउंटेन्स है, यहाँ उसके ऊपर हिल स्टेशन माउंट आबू, वहाँ टेम्परेचर फॉल करके रहता है, ठीक है। सो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर रीजन ऑफ इंडिया। इज 1, दिस इज 2। अगर कोई लोएस्ट टेम्परेचर के बारे में पूछेगा तो लोएस्ट टेम्परेचर रीजन्स में ये बेल्ट सबसे पहला, इस बेल्ट, ये पूरा पूरा लद्दाख का बेल्ट, नॉर्दर्न J&K का बेल्ट, ऑल्सो नॉर्दर्न फ्लैंक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, द होल बेल्ट, ठीक है। ये वही बेल्ट है जहाँ पे जिस लद्दाख प्लेटो को, लद्दाख प्लेटो, इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बेल्ट में सियाचिन ग्लेशियर है, द हाईएस्ट बैटलफील्ड अपॉन अर्थ, टेम्परेचर्स डिपिंग टू -30 to -40 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये कोल्ड डेजर्ट एरिया यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ लोएस्ट टेम्परेचर इन द, ठीक है। ऑल्सो ये सिक्किम का वेस्टर्न पोर्शन, यहाँ कंचनजंगा पीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सी जगह है, यहाँ पे नंदा देवी पीक। इज दैट clear? And yes, I forgot to talk about the islands. Islands have a high temperature, but again moderating influence of the sea. मुंबई में जितना तापमान है वैसे ही तापमान यहाँ पे होगा, 35 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट, लोएस्ट 15 से 18 डिग्री। दैट्स इट, ओके। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन जित कोस्ट पे सबसे अच्छे टेम्परेचर्स हैं, ना ज़्यादा हाई हैं समर में, ना ज़्यादा लो है विंटर में, इसीलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में भी कोस्ट पे रेसाइड। और मैक्सिमम पॉलिसीज भारत सरकार की
कोस्टल एरियाज को डेवलप करने के ऊपर ही केंद्रित हैं, सेंटर्ड है एट प्रेजेंट इन द। दैट वाज ऑल अबाउट द एनुअल टेम्परेचर रेंज। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत चेंजेस हो रहे हैं और इसी वजह से ये मैंने स्लाइड इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पे। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, बट आई शुड गिव अ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट impact is the climate change, global warming having upon the country's temperature. So you can see the जो भी फोरकास्टिंग हुआ है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस एक्चुअल में देखा गया है। मार्च अप्रैल मई महीने का ये ग्राफ है 2018 का, 2 years बैक का। यू कैन सी इट हियर द मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल जो होता है वो कहाँ पाया जा रहा है, मैक्सिमम एनोमली कहाँ पे, J&K, हिमाचल एंड उत्तराखंड। अगर सवाल यहाँ पे आएगा the temperatures because of climate change, India is facing increased temperatures across the country, yet where has been the temperature increase maximum in the past couple of years? It's the western Himalayan belt। और पता है यही ज़्यादा तापमान है, यही वजह है दैट यहाँ के ग्लेशियर्स मेल्ट कर, और यहीं के ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण इंडिया के मैक्सिमम रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के ऊपर डेंजर आ गया। और इसी के ऊपर डाउन टू अर्थ ने डिटेल्ड कवरेज दिया था 2018 में एक इशू में डिटेल्ड कवरेज दिया था रिगार्डिंग द ग्लेशियर, द मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। But apart from this, you can see the whole of the country is facing increasing temperatures, increasing more than the normal. You can see the next area is the plains area with central highlands। देखिए यहाँ पे 1.8, 1.7 सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में in the plains। Also, the whole of the plains are seeing increased temperatures than the normal above 1 degree Celsius। That means अगर यहाँ का एनुअल टेम्परेचर मई के महीने में 42 है तो अब हो गया है 43.8। इतना ही नहीं, सरप्राइजिंगली यू कैन सी इट हियर अनदर बिग एरिया ऑफ टेम्परेचर राइज, अरुणाचल प्रदेश। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग सिग्नल ऑफ डिजास्टर कमिंग अप? क्योंकि अगर यहाँ पे दिक्कत आई तो इस पे बायोडाइवर्सिटी वहां पे बहुत डाइवर्स है, हमने अभी मैंने बताया है, हम देखेंगे डिटेल में, उस पर असर पड़ेगा। एंड इफ वी गो सदर्न region of India, we can see temperature increase is somewhat less, but it's still there, you can see out here। तो ये ईयर ऑन ईयर ग्लोबल वार्मिंग कारण ये असर हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा असर वेस्टर्न हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पड़ा है अलॉन्ग विद द गंगा प्लेन्स आउट हियर। स्पेशली वेस्टर्न हिमालय याद कर लीजिएगा। सवाल अगर इतना आया कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका मैक्सिमम असर वेस्टर्न हिमालयस पे है, यस करेक्ट स्टेट। ओके, और इसका साफ मतलब है यहां का वेजिटेशन अंडरगो कर रहा है चेंजिंग वेजिटेशन इन द पास्ट 1 डे। ठीक है, so this was all about temperature। I suppose that is pretty clear। Let us shift to the next topic of rainfall। रेनफॉल या वाटर अवेलेबिलिटी इज अनदर क्रूशियल फैक्टर। मैं बोलूंगा वाटर अवेलेबिलिटी, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी कहां से पानी आता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यही प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन सरफेस रन ऑफ में भी जाता है, एंड सम वाटर गोज इनसाइड द ग्राउंड वाटर फॉर रिचार्जिंग इट। ठीक है, तो मुझे बता दें दीजिए यहां पे दैट India has substantial abundant amount of rainfall every year, but as far as water availability is concerned, India has become a water scarce nation। वहीं 1990s में इंडिया की वाटर अवेलेबिलिटी में रैंकिंग बहुत अच्छी थी। इंडिया वाज इन द वाटर अबंडेंट नेशंस। 2007 में इंडिया का फिर से सर्वे किया गया तो देखा गया इंडिया में वाटर अबंडेंस नहीं है अब, लेकिन वाटर मॉडरेट अवेलेबल है, मॉडरेट अमाउंट्स में। बट 2019 का डेटा ये शो करा दैट इंडिया की वाटर अवेलेबिलिटी स्केर्स हो गई है फॉर द सिटीज, फॉर द विलेजेस, फॉर वेजिटेशन ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं, ये वाटर अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर, और रेनफॉल कहां पे सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट
दिस प्रेसिपिटेशन एक्ट्स एज अ लिमिटिंग। अब आपको पता होगा वेजिटेशन में एक क्रूशियल प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द surface of leaf via special organs called as special glands called as stomata. Stomata are special openings, in fact, special openings upon the leaves, जहां से ये evaporation होता है. It is by default a natural process because roots take in water. अब देखिए किसी भी पेड़ पौधे में the roots absorb water. This is the plant. ठीक है, इसमें leaf, the roots absorb water and send it to the leaves for preparation of food via the process called as photosynthesis. अब वहां पे सारा वाटर यूज नहीं किया जाता है एंड देयर आर स्टोमेटा ओपनिंग्स कॉल्ड एज स्टोमेटा, जहां से वाटर एयर में एवापोरेट भी कर। इट्स अ ओपन एक्सचेंज आउट देयर। और यही वजह होता है दैट आफ्टर प्रेसिपिटेशन व्हेन द वाटर गोज इनसाइड द सॉइल, द ट्रीज, द roots of trees, the roots of plants, the roots of shrubs and grasses absorb water, send it to the stem and leaves, and the leaves after manufacturing the food put out the excess water from the stomata via the process called as transpiration. तो इन शॉर्ट ट्रांसपिरेशन तो होता रहेगा हमेशा, यस। और अगर अगर नीचे में पानी की अवेलेबिलिटी कम होनी शुरू हो गई तो डोंट यू थिंक द प्लांट विल विदर अवे, ड्राई अवे। तो चलिए देखते हैं हम पानी की अवेलेबिलिटी क्या है इंडिया में, और फिर हम देखेंगे दैट अगर प्रेसिपिटेशन, तो ध्यान दीजिएगा, इफ प्रेसिपिटेशन, नॉर्मल केस में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन शुड बी मोर देन एवापोरेशन इन एयर। किसी भी जगह में, किसी भी शहर में, किसी भी खेत में, किसी भी फॉरेस्ट में जितना एनुअल रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन, इट शुड बी मोर देन एवापोरेशन ऑफ द वाटर इंक्लूडिंग ट्रांसपिरेशन फ्रॉम दैट रीजन, तभी ना वहां पे सरप्लस वाटर होगा। अगर इसका जस्ट उलट हो गया, एवापोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, डोंट यू थिंक इट्स प्रॉब्लमैटिक सर्कमस्टेंस? यस। अगर वहां से पानी एवापोरेट ज्यादा कर रहा है, बारिश कम हो रही है, ये कहां का केस है? इसी को कहते हैं डेजर्ट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा डेफिनेशन याद कर लीजिए डेजर्ट का। डेजर्ट का मतलब, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? द रीजन वेयर एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन द एवापोरेशन ऑफ वाटर, देयर इज अ नेट नेगेटिव बैलेंस ऑफ वाटर। और ये डेजर्ट उसके बाद डिवाइड किए जाते हैं कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स। दिस इज कोल्ड डेजर्ट, दिस इज हॉट। दोनों में एक कॉमन पॉइंट, नेट बारिश यानी प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, एवापोरेशन ज्यादा। और प्रेसिपिटेशन अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल लद्दाख बेल्ट में, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। सो लेट अस सी दिस, यू कैन सी इट हियर, हॉट डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट, ये सेम, ये ड्रॉट एरिया, ठीक है। इन सारी जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी, इन शॉर्ट यहाँ का वेजिटेशन ही अलग हो जाए। सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज कैक्टस, समथिंग कॉल्ड एज ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन, अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। बाकी प्लांट्स वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंडिया का रेनफॉल कितना है, उसके बाद हम देखेंगे सम अडेप्टेशंस एंड दैट विल हेल्प यू गैदर कॉन्फिडेंस इन टॉपिक, ओके। So India's rainfall, as you can see it here, or precipitation as you can see it here, annual मैप आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, एविडेंट है दैट सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है माउंटेन स्लोप्स पे, जो फेस कर रहे हैं इनकमिंग विंड। साउथ वेस्ट मॉनसून इधर से आ रहा है और समुद्र के ऊपर से आ रहा है, दैट मीन्स इट्स कैरिंग मॉइस्चर, इट इज हिटिंग द वेस्टर्न घाट्स, ब्रिंगिंग इन हैवी रेनफॉल इन दिस पे। इतना ज्यादा रेनफॉल दैट दिस region faces floods, the fury of floods every year. Along with that, landslides also happen. Mumbai 2018, 2019, Mumbai 2005, everyone knows the flood occurrences. Also, Kerala in 2019, landslides. तो इस बेल्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल, ठीक है। यही विंड्स जब इन हिल्स को क्रॉस करते हैं, दे
reach, they again cross these hills, and wherever hills आएंगे they bring in rains, be it Satpuras out here, be it Vindhyas out here, rains कम होंगे. Then they will reach the Himalayan foothills. Himalayan foothills यहाँ पे है, ठीक है. शिवालिक्स पहले, उसके बाद the belt of Himachal, and then greater Himalaya, that is Himadri. Heavy rains in this belt. And yes, another important point, यहाँ से monsoons, the monsoon winds reach in this belt as well, northeastern part, and this region faces heavy rains. In fact, annual rainfall of the northeast India exceeds that of the western Himalaya. यहाँ पे रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दैट इज ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा होता है वेस्टर्न हिमालय से. ये देखिए, कंपैरिजन देख लीजिए यहाँ पे. अब आपका एक सवाल होगा, सर ये लद्दाख में बारिश क्यों कम हो रही है? लद्दाख फॉल्स इन रेन शेडो बेल्ट माय डियर स्टूडेंट्स. रेन शेडो, ये क्लाइमेट में मैं पढ़ाऊंगा. रेन शेडो का मतलब होता है दैट ये फेसिंग विंड्स, जो विंड्स को फेस कर रहा है माउंटेन का स्लोप, वहां पे बारिश होगी. This is the region facing winds, and it has a precipitation, because winds will hit the mountain, rise up, cool down and bring rains. लेकिन just इसके इस तरफ they will cross it. This is the leeward side. leeward side इसको कहते हैं, इसको windward side कहते हैं. और यही वजह है that leeward side में बारिश नहीं होती है. वही लद्दाख leeward side का रीजन. यही वजह आपने सुना होगा, लद्दाख में अभी जो चाइना का एग्रेशन शो हो रहा था, लद्दाख इज हैविंग एरिड वेजिटेशन. आपने सुना होगा ये कंसेप्ट, एरिड. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो ये विंडवर्ड और लीवर्ड मैंने यहाँ थोड़ी तेजी में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे, हम केवल देख रहे हैं रेनफॉल पैटर्न्स. क्लाइमेटोलॉजी का सेपरेट मैं लूंगा एक सीरीज आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस, व्हेन आई टेक अप ज्योग्राफी ऑप्शनल अपॉन द. ओके, तो हैव अ लुक. ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. I suppose this is pretty clear, this leeward and windward side rain shadow concept. ठीक है, यही वजह है. यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी same thing happens in this belt also, the peninsular plateau belt. ये पोर्शन देखिए, ये leeward side में है, बारिश कम हो गई. Mountains in short should face the rain bearing winds. ठीक है, और उसके जस्ट उलट तरफ लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती, बारिश कम होती. तो आप देखिए, आपने देखा सबसे पहला पॉइंट, कहां कहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सेकंड, कहां कहां पे और भी रेनफॉल ज्यादा है? वेस्टर्न घाट्स. और यही वजह, दीज टू रीजन्स आर द रीजन्स हैविंग, दे आर द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. हॉट स्पॉट्स, rich biodiverse portions of India. Rich biodiverse portions of India, they are hot spots of biodiversity. Biodiversity hot spots of India यही belts में है. और आपने देखा होगा, इसमें मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स हैं, मैक्सिमम स्पीसीज यहीं पाई जाती हैं. एंड शायद आपने सुना है, मैंने बताया भी था वेस्टर्न घाट्स पढ़ाते समय, you might have heard something about the Gadgil Committee and कस्तूरी रंगन पैनल जो बनाया गया था इनके ऊपर, to conserve the Western Ghats belt. So this is the this rainfall causes rainfall के ऊपर या precipitation के ऊपर डिपेंड करता है vegetation. जितनी भारी बारिश, heavy rainfall, the region has more biodiversity. And let me tell you, plants को दो ही चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल चाहिए, that is they need sunlight, that is temperature, and they need, because the other factor, that is carbon dioxide, is available constantly in the atmosphere, they can absorb it to manufacture food. यही वजह होती है जहां पे खूब तेज बारिश और खूब तेज सनलाइट इक्वेटर के आसपास के बेल्ट में, वहां सबसे ज्यादा डाइवर्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और उनका नाम भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनका नाम मैं बताने वाला हूं यहाँ पे. They are also known as equatorial rainforest found in Amazon. Amazon belt आपने सुना होगा, लास्ट ईयर न्यूज में था बिकॉज ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, तो
The more sunlight is available, the more water is available, the vegetation is very luxuriant, diverse, and yes, different levels of vegetation. Very dense forest. In fact, canopy area, canopy density मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया है. Canopy density is 100%. ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की, पहला पॉइंट. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की, और दोनों के ऊपर मैंने डिस्कशन लिया है पिछले सेशन में जब मैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट पढ़ा रहा था. आई टॉक्ड टू सम एक्सटेंट इन डिटेल अबाउट दीज कंट्रीज हैविंग रिच फॉरेस्ट. एंड लेट मी टेल यू, शायद ये इनको एक और भी नाम दिया गया है, दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ. इनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं. रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल, वहां रोज बारिश होती है शाम को जाकर. हम देखेंगे वो अलग सेशंस में, मैंने कहा क्लाइमेट का अलग मैं सेशन लूंगा. लेकिन यहां पे भी जहां कहीं बारिश तेज होगी, जहां कहीं तापमान ज्यादा होगा, that region will have good luxuriant vegetation. And let me tell you one thing, as compared to western Himalayas, the temperature is more in eastern Himalayas. मैंने बताया पिछले स्लाइड में. यही वजह है यहाँ टेम्परेचर भी अच्छा खासा, यहाँ रेंज भी अच्छे खासे, यहाँ पे बहुत रिच एंड लग्जरियंट वेजिटेशन. वही देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, देखिए ये बेल्ट, थार डेजर्ट का बेल्ट, टेम्परेचर इज मोर बट वाटर इज नॉट. एंड वाटर वी हैव सीन इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये भी बेल्ट देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन पानी बहुत कम है. इन शॉर्ट, इन बेल्ट्स में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टोमेटो अगर ओपन रहा, टेम्परेचर हाई है, जितना पानी ऑब्जॉर्व होगा सब के सब चले जाएंगे एटमॉस्फेयर. एंड दिस इज वाई द प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन दिस. Normal plants, my dear students, cannot survive in this belt. This belt has special adapted plants called as xerophytic plants. Xerophytic plants. Xerophytic vegetation. थोड़ा ध्यान दीजिए आगे के स्लाइड पे, यहां देखिए xerophytic दिख रहा है. कुछ कैक्टस के वैरायटीज देखिए यहाँ पे, ये देखिए xerophytic. देखिए पत्थरी इलाका है, देखिए वेजिटेशन, देखिए बहुत ट्रीज नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ ग्रासेस दिख रही हैं देखिए, और कैक्टस के स्पीसीज दिख रहे हैं यहाँ. ये कैक्टस, ये अडेप्टेड प्लांट्स हैं. कैसे? इनमें लीव्स टर्न इनटू थॉर्न्स, जस्ट बिकॉज लीव्स में स्टोमेटा होता है. तो लीफ में जितना बड़ा साइज होगा लीफ का, उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा, उतना स्टोमेटा उतना एवापोरेशन. इससे अच्छा है लीफ का साइज कम करके उसको थॉर्न में कन्वर्ट कर. ठीक है, तो आप बोलेगा सर फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? द स्टेम्स ऑन विच द थॉर्न्स आर देयर विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एज यू कैन सी इन दिस. थॉर्न्स का एक और फंक्शन होता है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स. थॉर्न्स का एक सबसे बड़ा फायदा होता है यहाँ पे, दैट थॉर्न्स thorns save the cactus from the animals come here to eat, because the stem has water in it. तो सक्यूलेंट स्टेम कहते हैं. खूब पानी होता है इसके अंदर, कंजर्व्ड वाटर कंजर्वेशन वो करता है कैक्टस. और इसको अगर कोई कैमल खाने आएगा या कोई एनिमल खाने आएगा, थॉर्न्स के कारण नहीं खा. इतना बड़ा अडेप्टेशन. ज़ेरोफाइटिक, ये कहाँ पे होता है? एरिड रीजन्स में, जहां बारिश नहीं हो रही, बारिश कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, एवापोरेशन ज्यादा हो. तो ये देखिए यहाँ पे हम वापस आते हैं रेनफॉल में. मैंने यह कहाँ पे बताया? ये इस बेल्ट में. ठीक है, कुछ ऐसा ही वेजिटेशन इस बेल्ट में भी, डेक्कन प्लेटो बेल्ट में, जो रेन शैडो एरिया, जहां बारिश कम हो. ठीक है, ऐसी जगहों पे एक और वेजिटेशन पाया जाता है, लेट मी टेल यू. एफीमेरल्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स को, एफीमेरल्स. पता है एफीमेरल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एफीमेरल्स का मतलब होता है कि
बारिश जब भी थोड़ी बहुत भी होगी, अगर 2 मंथ्स भी बारिश हो रही है और 10 सेंटीमीटर हो रही है, उसी दौरान वो प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, लाइफ साइकिल खत्म भी कर लेते हैं 2 मंथ्स में, मॉनसून सीजन में, एंड दे डाई 10 months no life cycle, only 2 months life cycle. In short, ephemerals are escaping plants, escape करते हैं, ड्रॉट स्केप करते हैं, एरिड कंडीशन एस्केप करते हैं. आर यू गेटिंग? ठीक है, तो एफीमेरल हो गया, सक्यूलेंट हो गया, देखिए यहाँ पे एक हो गया एफीमेरल्स. एफीमेरल्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे, 2 महीने का लाइफ साइकिल. ठीक है, क्लियर? इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि अगर बारिश कम होगी, रेंज जितने कम होंगे उतना अडेप्टेशन होगा एवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन कम करने का. अब वो लीव्स थॉर्न में कन्वर्ट हो जाए या लीव्स का साइज कम हो जाए, इट डिपेंड्स. कितने प्लांट्स में लीफ का साइज कम हो जाता है, जस्ट टू एंश्योर दैट स्टोमेटा का अकरेंस कम हो जाए. देखिए ये छोटा सा साइज, इसमें 2 ही स्टोमेटा मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे 5 स्टोमेटा, 6 स्टोमेटा. कैन इमेजिन? स्टोमेटा जितना रहेगा उतना एवापोरेशन होगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेस. ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिए. अब देखिए बाकी जगहों पे, ये तो आपने देख लिया जहां ड्रॉट एरिया है और जहां बहुत वाटर है, दोनों हम लोगों ने एक्सट्रीम्स देख लिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं और बता दूं, यहाँ पे ऐड कर दूं एक पॉइंट. द रीजन्स हैविंग हाई वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स. कहाँ पे है? ईस्टर्न हिमालयस, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इन दोनों जगहों पे देखिए, यहाँ पे एक इस बेल्ट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में, और एक ईस्टर्न हिमालयस में. यहाँ पे लीफ का क्या होगा? द लीफ साइज विल बी बिग बिकॉज देर इज अबंडेंट वाटर. बिग लीफ साइज, बहुत बड़े बड़े पत्ते. एंड ऐसी जगह के प्लांट्स को एवरग्रीन वेजिटेशन कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरग्रीन? ट्रीज के ऊपर लीव्स दे रिमेन फॉर थ्रू आउट द ईयर. इन शॉर्ट, दे आर नॉट शेड, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर. तो साल भर ग्रीनरी रहेगी ऐसे फॉरेस्ट. ऐसे फॉरेस्ट में पतझड़ नहीं होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स नहीं होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं यहाँ पे. एंड लीफ साइज कैसा है? बिग, बिकॉज उन्हें कोई चिंता नहीं है पानी की, पानी खूब उपलब्ध है वहां पे. ठीक है, और इतना उपलब्ध है कि कभी कभी द लीफ साइज इज सो बिग, इट इज अनकॉमन टू हैव वेरी बिग लीफ साइज, द साइज ऑफ द पाम ऑफ आवर हैंड. इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, हमारे हथेली के बराबर पत्ते होते हैं साइज में, जस्ट टू एंश्योर कि एवापोरेशन होता रहे. तो ऐसी जगह के फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. कोई लिमिटेशन नहीं है पानी को नहीं, कोई चिंता नहीं है. लेकिन चिंता कहां पे है? डेजर्ट में. चिंता कहां पे? डेक्कन प्लेटो के इंटीरियर में. चिंता कहां पे? लद्दाख बेल्ट में, जहां पानी नहीं है उस जगह पे चिंता. और इसीलिए लीफ साइज कम हो गया या लीफ थॉर्न में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया. लेकिन हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, एक और भी बेल्ट है इनके बीच में, ध्यान दीजिएगा. एक और भी बेल्ट है इनके बीच में. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेल्ट. हैव अ लुक, देखते हैं हम. दिस 50 to 100 सेंटीमीटर एनुअल रेन, ये बेल्ट देख रहे हैं. बेल्ट ये पंजाब, हरियाणा, ये गंगा प्लेन्स का कुछ पोर्शन, यहाँ बारिश कम होती है. इस लीवर्ड साइड यहाँ बारिश कम. ऐसी जगहों पे trees are replaced. Trees have big leaves, they manufacture food, they need huge amount of food. And in such places where the water availability is less, the trees have adaptation. जहां पानी थोड़ा कम हुआ, ट्रीज के अंदर अडेप्टेशन. कैसे अडेप्टेशन? पहला, ये ट्रीज अडेप्टेड ऐसे होती हैं दैट ईदर दे शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर. पतझड़ का मौसम आता है इस रीजन में, ठीक है, यहाँ के सारे पेड़ पतझड़ फेस करते हैं जस्ट टू एंश्योर कि वो 1 से 1.5 महीने 2 महीने, जब पानी की सबसे कम अवेलेबिलिटी हो, जस्ट बिफोर द मॉनसून अराइवल, उस समय ट्रांसपिरेशन 0 हो जाए. तो उस समय आपने देखा होगा पतझड़ के समय द ट्रीज लुक वेरी ड्राई,
They are not dry, they are not dead, but the leaves have gone. Just it is adaptation है. कहाँ है ना, चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है, अडेप्ट करने का. ओके, तो शेड देयर लीव्स वंस इन ईयर. या सेकेंड अडेप्टेशन, और क्या होगा, लीफ साइज कम हो जाएगा. यस, वेरी स्मॉल लीफ साइज. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था, ध्यान दीजिए. क्यों नहीं ट्रीज ऐसी जगह पे जहां पे मीन्स जहां पे बारिश कम हो रही है, डेजर्ट के बॉर्डरिंग एरियाज में. ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं यहां इस बेल्ट में, जस्ट थार डेजर्ट के बॉर्डर के आसपास, इस बेल्ट, ऐसी जगह पे पेड़ नहीं पाए जाते. द ट्रीज आर रिप्लेस्ड बाय ग्रासलैंड्स, ग्रासेस, घास, ग्रासलैंड्स, स्क्रब. आपने ये स्क्रब या ग्रासेस के बारे में लास्ट सेशन में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में पढ़ा है. ये 1.2% टोटल इंडिया में है. टोटल इंडिया के कवर में, इंडिया के ज़मीन में 1% के आसपास का एरिया कवर्ड बाय ग्रासेस एंड, इस क्या कहते हैं, कवर्ड बाय ग्रासेस है. ग्रासेस, ग्रासेस में क्या होता है, दे नीड लेस वाटर, they are better adapted and basically they are annuals. यानी एक साल जीवित रहते हैं एक प्लांट और फिर विदर अवे कर जाते हैं. कितने बार सीजनल ग्रासेस होते हैं वहाँ. और आपने सुना होगा यहाँ पे कच्छ रीजन में कुछ बन्नी ग्रासलैंड्स हम पढ़ाएंगे अभी रन ऑफ कच्छ में, बन्नी ग्रासेस. इसके अलावा पूरा एमपी बेल्ट यहाँ पे. और आपने अभी न्यूज में सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, न्यूज में सुना होगा चीता, अफ्रीका से चीता मंगवाया जा रहा है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इरेज करूँ, मैं यहाँ कुछ लिखूंगा इस जगह पे. ठीक है, अफ्रीका से चीता मंगवाया जा रहा है, नामीबिया एक कंट्री है वहां से. ठीक है भाई, बाहर का ये ऑर्गेनिज्म है. इंडिया में जो, इंडिया का जो चीता था वो एक्सटिंक्ट हो गया था 1950 में. लास्ट उसका इंडिविजुअल स्पॉट किया गया था 1950. ठीक है, तो ये जो चीता मंगाया जाएगा, ये चीता ग्रासलैंड्स का एनिमल है. ठीक है, तो अब डिस्कशन शुरू होगा कि ये चीता को कहां ले जाया जाए. तो मध्य प्रदेश का बेल्ट सबसे अप्रोप्रिएट है ग्रासलैंड्स में. ऑल्सो द राजस्थान बेल्ट, सम पोर्शंस, एंड ऑल्सो द दिस बेल्ट, द सौराष्ट्र पेनिनसुला. और इसमें बोला गया एक जगह है एमपी में, कुनो पालपुर सेंचुरी. कुनो पालपुर, डिस्कशन शुरू हो गया कि कुनो पालपुर हम लोग ले जाएंगे इस चीता. ठीक है, देख लीजिएगा, ग्वालियर के पास है इसका लोकेशन, कुनो पालपुर सेंचुरी. एंड डोंट यू थिंक ये चीता जो बाहर से आएगा, अगर ग्रासलैंड्स का एरिया में रहेगा तो कहां रहेगा, जस्ट आउटसाइड द थार डेजर्ट. सो ग्रासलैंड्स आर रीजन्स which can survive in less rainfall, which can survive drought conditions as well, because the grasses are annuals, having an annual life cycle, withering away at the end of the year or at the end of the season. ये ग्रासेस भी दो प्रकार की होती हैं, टॉल ग्रासेस, वेरी टॉल ग्रासेस. ठीक है, अफ्रीका में पाई जाती हैं ग्रासेस, एंड स्मॉलर ग्रासेस इन साइज. डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. इनफैक्ट ग्रासेस का साइज बड़ा है, ज्यादा बड़ा है अगर ट्रॉपिक्स के अंदर की ग्रासेस देखिएगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉर्न के बीच में जो घास होगी वो लेंथ वाइज बहुत लंबी हो. इनफैक्ट अफ्रीका में ऐसे ग्रासेस को एलिफेंट ग्रास भी नाम दिया, बिकॉज दे राइज टू द हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई की हाइट वाले ग्रासेस. वहीं अगर ट्रॉपिक्स के बाहर जाइएगा, कितना बाहर जाइएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ, मींस यूएस जाइएगा, रशिया जाइएगा, ग्रासेस की हाइट कम होती जाए. टेम्परेट रीजन्स में स्मॉल ग्रासेस साइज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, साइज ऑफ द ग्रासेस. लेकिन ग्रासेस रिप्लेस कर रही हैं ट्रीज को, कहां पे, जहां पे बारिश कम हो रही. और ये ग्रासलैंड्स पे एक्सपेक्टेड एरिया है माय डियर स्टूडेंट्स इस बार क्वेश्चन, क्योंकि लेट मी टेल यू, इस बार कुनो पालपुर की बात चल रही है, और कुनो पालपुर के अलावा चीता लाने की बात चल रही है. ऑल्सो
ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो बर्ड है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और इसीलिए एक्सपेक्टेड टॉपिक ग्रासेस के ऊपर रेडी कर लीजिएगा इस टॉपिक को यहाँ पे, ठीक है, ठीक है. सो आई सपोज यू गॉट अ हिंट अबाउट द रेनफॉल एंड टेम्परेचर एंड द रोल ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑन. मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में मेंशन किया, इसका मतलब है कि आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, और ये बेसिक्स हैं, ठीक है. हम जब डिटेल देखेंगे वेजिटेशन तो हम देखेंगे वहां तापमान कितना मॉडरेट है, लो है, हाई है, वहां रेनफॉल कितना है, और तब हम गेस करेंगे वहां ट्रीज पाई जाएंगी, ग्रासेस पाई जाएंगी, ट्रीज विच शेड देयर लीव्स पाई जाएंगी. ऐसे ट्रीज को डिसीडियस ट्रीज भी कहते हैं जो पतझड़ वाले पेड़ हैं, ठीक है, या वहां एवरग्रीन ट्रीज पाई जाएंगी और आप इजीली गेस कर लोगे. इनफैक्ट यहाँ रटना है ही नहीं. वेजिटेशन में हमें क्या करना है, हमें एक लॉजिकल प्रेडिक्शंस करने हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. अब देखिएगा, वंस यू नो टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ रीजन यू विल बी एबल टू डिकोड वहां वेजिटेशन कैसा हो, ठीक है. और मैं बता दूं यहाँ पे, अगर किसी जगह पे बहुत हैवी रेनफॉल है, यस आई फॉरगॉट वन थिंग, अगर किसी जगह पे बहुत हैवी रेनफॉल है, ठीक है, और वहां पे, यदि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, एवरग्रीन डिसीडियस, आई सपोज यू गॉट द पॉइंट. अगर कहीं पे बहुत हैवी रेनफॉल और वहां पे ड्रेनेज प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि वहां पे वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई है. तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस का मतलब होता है दैट ऐसी जगह पे पानी वहां अवेलेबल रहेगा पूरे साल, ठीक है? और ऐसी जगह के रीजन्स को वेटलैंड्स का. वेटलैंड्स का एग्जांपल देखिए, यहाँ मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में इसी सेशन में. देखिए वेटलैंड, ये तो मैंग्रोव्स हो गए स्पेशल टाइप ऑफ वेटलैंड्स, लेकिन देखिए वेटलैंड्स का यही एग्जाम्पल, ठीक है. और ऐसी जगह पता है कौन सा प्रोसेस होता है, यू कैन सी इट हियर. ये पानी के ऊपर एयर है और पानी के नीचे मिट्टी है, सॉयल. इन शॉर्ट सॉयल इज इन नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर, एंड दिस इज वाई यहाँ पे एनरोबिक प्रोसेस चलता है अंदर में सॉयल. एनरोबिक का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यही वजह होता है कि वेटलैंड में अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी, ऐसे प्लांट्स जो वाटर लॉक्ड कंडीशन सरवाइव कर सकते हैं वही पाए जाते हैं. नॉर्मल प्लांट्स नहीं मिलेंगे ऐसी जगह पे, ओके. नॉर्मल प्लांट्स अगर यहाँ रहेंगे देन दे विल रॉट अवे ऑल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर अवेलेबिलिटी. तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस वेटलैंड वेजिटेशन ऐसा पाया जाता है, ठीक है. So I suppose you got a hint about the rainfall, temperature and its impacts upon the vegetation. अब आपने देखा तापमान या प्रेसिपिटेशन में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, वेजिटेशन उसी हिसाब से चेंज कर रहा है किसी जगह. इन शॉर्ट बोथ ऑफ दीज आर लिमिटिंग फैक्टर्स along with soil, okay. The most crucial limiting factors और भी हैं. Even humans are limiting factors, animals are limiting factors, the whole ecosystem has abiotic limiting factors, but सबसे crucial point that temperature, rainfall and soil are the most crucial limiting factors limiting vegetation in any region. And you can see it here. अब vegetation के types हम देख लेते हैं. Types of vegetation depending upon कैसा वहां पे टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल है, इसके हिसाब से. सबसे पहला आप देख सकते हैं मेसोफाइटिक वेजिटेशन. मेसोफाइट्स पता है किसको कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इनफैक्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स and they are normal plants. Normal means neither adapted to dry conditions or to wet conditions. तो साफ मतलब है दैट ये सबसे सिंपल, सबसे नॉर्मली फाउंड प्लांट्स हैं, मेसोफाइट्स. अगर ड्रॉट कंडीशंस आएंगी तो ये प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, अडेप्टेशन नहीं आएंगी. अगर बहुत वेट कंडीशंस आएंगी ये प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, अडेप्टेशन नहीं आएंगे. मेसोफाइटिक वेजिटेशन. इनफैक्ट मेसोफाइट में कौन कौन आता है तो ध्यान दीजिए. ऑल द एवरग्रीन ट्रीज, all the deciduous trees,
come in mesophyte vegetation. You can see it here, the forest mesophytes trees हैं, देखिए यहाँ पे एवरग्रीन और डिसीडियस का मिक्सचर। और यहीं पे एक वर्ड और आप सुनिएगा, एवरग्रीन और डिसीडियस के बीच में सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन का भी यही मतलब होता है। सेमी एवरग्रीन मीन्स अ मिक्सचर। सेमी एवरग्रीन का मतलब होता है एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें कुछ पेड़ एवरग्रीन हो, कुछ पेड़ शेड करते हो, लीव्स डिसीडियस हो, कुछ पेड़ों के बड़े पत्ते हो, कुछ पेड़ के छोटे पत्ते हैं। सेमी एवरग्रीन का एक और मतलब होता है लीव शेडिंग। मीन सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एवरग्रीन और डिसीडियस। एवरग्रीन मीन्स जो कभी पतझड़ नहीं फेस करते हैं, डिसीडियस जिनका पतझड़ का मौसम रहता है लगभग 1 से 2 महीने का, इनके बीच में सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, पहला, मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन ट्रीज एंड डिसीडियस ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स फॉर 1 to 2 months, पहला मीनिंग। सेकंड, ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स फॉर ओनली 1 to 2 weeks ऑल्सो। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो पतझड़ फेस करते हैं 2 हफ्ते के लिए, वो पेड़ सेमी एवरग्रीन ट्रीज माने जाते। तो सेमी एवरग्रीन हो, डिसीडियस हो, ये तीनों प्रकार मेसोफाइटिक वेजिटेशन में गिना जाता है, मेसोफाइट्स। आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जहां मेसोफाइट्स मतलब आया, मेसोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स, नॉट अडेप्टेड टू ड्राई और वेट कंडीशन, बोथ साइड्स, ठीक है। सेकंड, जेरोफाइटिक वेजिटेशन। मैंने जेरोफाइट का मतलब बताया, वाटर स्केयर्स कंडीशंस में जो प्लांट्स अडेप्टेड है उन्हें जेरोफाइट्स कहते हैं। जेरोफाइट में मैंने 2 डिविजन्स बताया आपको, अभी मैं फिर से बता रहा हूं। सक्स्यूलेंट्स, सबसे पहला सक्स्यूलेंट्स, देखिए यहां पे सक्स्यूलेंट का क्लासिकल एग्जांपल होता है कैक्टस। क्या होता है, कैक्टस, यू कैन सी इट हियर। इसमें क्या होते हैं, स्टेम इज हैविंग इट्स अ फ्लैशी स्टेम स्टोरिंग ऑप्टिमम वाटर, कवर्ड विद थॉर्न्स, एज यू कैन सी इट, थॉर्न्स चारों तरफ से, ठीक है, स्टेम के ऊपर, ठीक है। जस्ट टू प्रिवेंट evaporation of water, transpiration from leaf, leaf has reduced to the size of a thorn, and thorn is saving it from wild animals, from camel, from goat and from others, ठीक है। सक्स्यूलेंट, सक्स्यूलेंट का मतलब ये होता है फ्लैशी स्टेम, ठीक है। तो ये तो साल भर रहते हैं प्लांट्स। कुछ और भी प्लांट्स है, मैंने बताया, इट इज एफीमेरल्स, एफीमेरल्स विच लिव ओनली फॉर 2 months। जितने समय बारिश आती है, जितने समय बारिश आएगी उतने समय में लाइफ साइकिल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उतने समय में लाइफ साइकिल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट दे escape drought, they are not especially xerophytes, they are escaping drought in fact, ठीक है, गॉट इट। तो अगर कोई पूछेगा दैट सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इन दोनों में ट्रू xerophytes कौन है, इट्स सक्स्यूलेंट्स। एफीमेरल्स आर ड्रॉट एस्केपिंग वेजिटेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नॉन सक्स्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, लेट मी टेल यू, जिनका फ्लैशी स्टेम नहीं होता है, बट दे आल्सो आर अडेप्टेड, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके अंदर, और हम ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। टाइप्स में नॉन सक्स्यूलेंट के क्या फीचर्स होते हैं हम देखने वाले हैं जब हम देखेंगे एरिड बेल्ट कम्युनिटी। तो आई सपोज यू गॉट द पॉइंट ऑफ जेरोफाइटिक वेजिटेशन, ठीक है। और जेरोफाइटिक वेजिटेशन में मैं बता दूं दैट जो नॉन सक्स्यूलेंट्स होते हैं उनमें लीफ के ऊपर, नॉन सक्स्यूलेंट जो कैक्टस नहीं है, लीफ के ऊपर उनके ऊपर कोटिंग होती है, क्यों, टू कवर द स्टोमेटा, वैक्सी कोटिंग स्टोमेटा कवर करने के, जस्ट टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। और मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं जेरोफाइटिक पे, क्योंकि 2 साल पहले सवाल आया हुआ है, अडेप्टेशंस ऑफ जेरोफाइटिक वेजिटेशन, ओके। So this is it, and this was the basic term we are going to deal in detail in the coming sessions. Next, wetland vegetation. Wetland का मतलब ये होता है जहां पानी का पेरेनियल प्रेजेंस हो साल भर, या तो मिट्टी गीली रहे या तो देयर शुड बी वाटर लॉक्ड कंडीशन। और वेटलैंड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रकार फ्रेश वाटर वेटलैंड, सॉल्ट वाटर वेटलैंड, बात समझ में आ रही है।
फ्रेश वाटर वेटलैंड, आप नाम से समझ में आ रहा है, लेक लोकताक इज अ फ्रेश वाटर वेटलैंड। का साफ मतलब है दैट जहां पे खारा पानी नहीं है उसे फ्रेश वाटर वेटलैंड, ठीक है। वहीं जहां पे खारा पानी है, सॉल्ट वाटर वेटलैंड, स्पेशली द मैंग्रोव बेल्ट, द बेल्ट ऑन द कोस्ट इज अ सॉल्ट वाटर वेटलैंड, ठीक है। ये तो पहला प्रकार हो गया। उसके अलावा आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, वेटलैंड वेजिटेशन के अंदर स्वैम्प्स भी होते हैं, मार्शेस भी होते हैं। नाउ दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्वैम्प, ध्यान दीजिएगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, जस्ट देखते हैं। स्वैम्प, मार्श, सुना है आपने? तो स्वैम्प्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्टेड वेटलैंड्स, जहां पे ट्रीज हो, वेटलैंड एरिया में अडेप्टेड। वहीं मार्शेस का क्या मतलब होता है? ग्रास वेटलैंड्स, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? ये देखिए ग्रास वेटलैंड, ये मार्शी एरिया है, ठीक है। ये टू बेसिक प्रकार के हैं, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं वेटलैंड्स के, लेकिन these two are the most common, okay? Swamps and marshes along with fresh water and salt water wetlands, depending upon the component of water out there. In all these types there is one thing very common in these belts, and that is the anaerobic process takes place. Anaerobic process देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ anaerobic process, ठीक है। First point, second point, in all these things, in all these places there is delayed decomposition of organic matter, और यही वजह होता है दैट ऐसी जगहों पे, ध्यान दीजिएगा, ऐसी जगहों पे स्पेशल प्रकार की मिट्टी बन जाती, उसे पीट या मार्शी सॉयल कहा जाता है। पीट या मार्शी सॉयल एक प्रकार का सॉयल है, इंडिया में पाया जाता है। आई हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट दिस टाइप ऑफ सॉयल व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया सॉयल टाइप्स, ठीक है। तो इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा, इंडिया के सॉयल टाइप्स में आपको देखना पड़ेगा पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। और ऑर्गेनिक मैटर का डिलेड डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ वाटर लॉट का, ठीक है। और ऐसी जगहों पे लेट मी टेल यू, रूट्स जो होते हैं, देयर आर सम स्पेशल रूट्स फाउंड इन दीज प्लांट्स विच कम आउटसाइड वाटर जस्ट फॉर रेस्पिरेशन। इवन द रूट्स आर लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उन्हें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए कि वो बाहर रेस्पायर कर सकें, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो सके, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल रूट्स कम आउट ऑफ द वाटर लॉट कंडीशंस। यही तो वजह इन्हें वेटलैंड वेजिटेशन का नाम दिया गया है। एंड दिस वेटलैंड वेजिटेशन हैव स्पेशल काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी अननोन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही वजह होता है वेटलैंड्स को कंजर्व करना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि कहा जाता है दैट वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन्स इन द वर्ल्ड आर वेटलैंड। और इसी वजह से 1971, ध्यान दीजिएगा, 1971 में रामसार एक जगह है ईरान में, वहां पे एक कन्वेंशन साइन किया गया। कन्वेंशन साइन करने का मतलब ही होता है कि आप उसके रेगुलेशन से बंध गए, आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी उस कन्वेंशन में बात की जाएगी। ये कब साइन किया गया था? फरवरी 2, 1971। और तभी से फरवरी 2 को नाम दिया गया, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। व्हाट? वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। और इंडिया के बहुत सारे वेटलैंड्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। इनफैक्ट इंडिया ने खुद ही ट्राई किया कि मैक्सिमम वेटलैंड्स इंडिया के इंक्लूड किए जाए रामसार कन्वेंशन में। और यही वजह है 1971 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है फरवरी 2 एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 2019 में न्यूज आया इंडिया के कुछ और वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए हैं इन रामसार कन्वेंशन। आपका टास्क है कौन से वेटलैंड्स और कौन से स्टेट में, विच वेटलैंड्स एंड इन विच स्टेट्स, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट नोट कीजिए, और एक पॉइंट देखिए, एवरी 3 इयर्स इसकी मीटिंग होती है, ठीक है, जस्ट टू सी क्या सब सही चल रहा है या नहीं। रामसार कन्वेंशन की मीटिंग
एंड यस, इंडिया की तरफ से पहला वेटलैंड एक सॉल्ट वाटर, एक ब्रैकिश वाटर वेटलैंड था जिसको इंक्लूड किया गया रामसर कन्वेंशन में। इट वाज इन 1981, इट वाज चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज इन on the coast. It's a brackish water wetland. What is the meaning of brackish water? Brackish water wetland का मतलब होता है that where the salt component is in between ocean and fresh water. ठीक है, एवरेज ऑफ ओशन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये ओशन का ही पार्ट है, बंगाल की खाड़ी का पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। बट वहां पे रिवर्स आकर ड्रेन करती हैं, पानी डालती हैं, मींस लगभग 50 से ऊपर रिवर्स है, 50 प्लस रिवर्स। और इसी वजह से इसका नेचर थोड़ा सा फ्रेश वाटर मिक्स्ड विद ओशन वाटर हो गया है। इन सैलिनिटी इज इन बिटवीन बोथ ऑफ। और रामसर कन्वेंशन में जो भी वेटलैंड इंक्लूड किया जाता है उसको कंजर्व करना, उस पर ध्यान देना उस कंट्री का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर किसी वेटलैंड में डिग्रेडेशन हो गया, वेटलैंड में डिग्रेडेशन, लेट मी टेल यू, ठीक है, किसी वेटलैंड में डिग्रेडेशन हो गया तो उसको भी अलग से एक जगह पे रखा जाता है, उसकी अलग लिस्ट होती है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, रामसार कन्वेंशन में ही। ये हम डिटेल में देखेंगे, मैं यहाँ पे केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में उसकी लिस्ट में उसको रखा जाता है जब तक कि उसका इकोसिस्टम स्टेबल ना हो। उसकी फंडिंग की जाती है, ट्राई किया जाता है टू कंजर्व द इकोसिस्टम, ट्राई किया जाता है टू ब्रिंग इट बैक ऑन। और ये क्यों वहां डिग्रेडेशन होता है उस जगह पे? ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, पॉल्यूटेंट्स कमिंग इन, प्लास्टिक कमिंग इन, सम नेचुरल प्रोसेसेस अकरिंग व्हिच शुड नॉट हैव अकर्ड, बहुत सारे रीजंस होते हैं। चिल्का लेक जो पहला वेटलैंड था इंडिया का रामसर कन्वेंशन में, इनफैक्ट उसमें भी एक बहुत बड़ा न्यूज है, इट वाज इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इन 1990। It came out of Montreal's record in 2002 after its ecology was restored back to normal. So I suppose that is pretty clear about wetlands and Chilka Lake and Ramsar Convention. मैंने एक ओवरव्यू दे दिया तो डिटेल्ड ओवरव्यू हो गया। नेवरदलेस मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा जब मैं वेटलैंड्स पढ़ाऊंगा। एंड यस, पीटी एंड मार्शी सॉइल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना है। पीटी एंड मार्शी सॉइल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेटलैंड्स पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और मैं बता दूं, इवन दिस द ग्रेट लेक्स, द सुपीरियर लेक, द मिशिगन लेक ऑफ यूएस एंड इवन द लेक्स ऑफ रशिया, द वेटलैंड्स आर फाउंड अराउंड द लेक। जहां कहीं थोड़े से वाटरलॉक्ड कंडीशंस वहां पे। हाँ, एक और पॉइंट मैं भूल गया, वेटलैंड्स में एक जगह बहुत फेमस है, वो एरिड बेल्ट का पार्ट है। ठीक है, एरिड बेल्ट का पार्ट है, यानी वहां पे बारिश कम होती थी बट उसे वेटलैंड में कन्वर्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। आपका ये होमवर्क है। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, केवला देव घना, केवला देव, KEOLADEO, केवला देव घना नेशनल पार्क, वेटलैंड है। पता है यहाँ पे कैसे वाटर ले जाया गया? फ्रॉम रिवर चंबल। कहाँ रिवर चंबल को डाइवर्ट किया गया वहाँ पे? यस, कोटा बराज, एक गेट लगाया गया कोटा के पास, कोटा शहर के पास, और वहाँ से डाइवर्ट करके केवलादेव घना नेशनल पार्क में पानी ले जाया गया जस्ट टू एंश्योर वेटलैंड वहाँ। और यही वजह द रीजन हैज़ every year migratory birds coming in there. Okay, got the point. So this is all about the wetland vegetation of India. I suppose that is pretty clear. Next, let's shift to the next topic, halophytic vegetation, especially in wetlands. Another type of vegetation, halophytic. ये कहाँ पे पाया जाता है? सॉल्ट वाटर वेटलैंड। सॉल्ट वाटर बहुत ही, ठीक है। तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? कोस्टल एरियाज। ठीक है, इन शॉर्ट सैलिनिटी जहाँ पे ज़्यादा रहता है। आई एम टॉकिंग माई डियर स्टूडेंट्स अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मैंग्रोव्स। इन्हें हेलोफैटिक वेजिटेशन भी कहा जाता है। सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, हाई लेवल्स ऑफ सॉल्ट भी वो सहन कर लेते हैं।
ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन इन द मैंग्रोव। और ये कहाँ पाया जाएगा? जितने कोस्टल एरियाज, सबसे बड़ा मैंग्रोव्स का बेल्ट इंडिया में सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा लेट मी टेल यू, द मैंग्रोव्स आर आल्सो फाउंड नियर द दिस क्या कहते हैं, द मुंबई बेल्ट एंड इन तमिलनाडु, इन आंध्र प्रदेश, ऑल द कोस्टल एरियाज। एंड इन मैंग्रोव्स का डिग्रेडेशन भी हुआ है, डिग्रेडेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, कोस्टल एरियाज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैंग्रोव्स आर गेटिंग डिग्रेडेड। एंड मैंग्रोव्स आल्सो एक्ट एज, लेट मी टेल यू, इनके सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, दे एक्ट एज सेफ गार्ड, अ बैरियर टू द सुनामी, दे सेफ गार्ड द कोस्ट। इनफैक्ट मैंग्रोव्स जितना ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे उतना कोस्टल एरिया सेफ गार्डेड रहेगा। इन शॉर्ट दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द कोस्टल इको। और इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हम डिटेल में देखेंगे जब हम देखेंगे सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन यहाँ मैं बता दूंगा दैट इनके अंदर कुछ फीचर्स में एक बड़ा फीचर होता है सॉल्ट एक्सक्रीटिंग कैपेबिलिटी। मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग कैपेबिलिटी। तो लीव्स के ऊपर सॉल्ट पार्टिकल्स यू कैन सी इट अपॉन द लीव, सॉल्ट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं ये। एक और कैपेबिलिटी होता है, ध्यान दीजिए, रूट्स कम आउट ऑफ द वाटर, सम रूट्स आर फाउंड आउटसाइड द वाटर, इनफैक्ट pneumatophores फॉर रेस्पिरेशन, इवन प्रॉप रूट्स, हम पढ़ेंगे डिटेल में प्रॉप रूट्स में क्या फर्क, न्यूमेटोफोर्स में क्या फर्क, ठीक है। थर्ड, ऑल्सो इसका जो यंग सैपलिंग होता है, सैपलिंग, ठीक है, सैपलिंग मीन्स छोटा प्लांट होता है, यानी सीड का जर्मिनेशन मदर प्लांट पे ही हो जाता है, नए सीड का जर्मिनेशन। एंड द सैपलिंग ओनली इज डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट आफ्टर इट ग्रोज, मीन्स प्लांट जब ग्रो कर गया है, 2 लीव्स आ गए हैं, तभी जाकर इसका डिटैच होता है फ्रॉम द मदर प्लांट, ठीक है। ये बहुत बड़े फीचर्स, जस्ट टू लेट द सैपलिंग अडैप्ट, बिकॉज जर्मिनेशन, सीड में जर्मिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा सॉल्ट वाटर, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, सॉल्ट, ये ध्यान दीजिएगा क्या क्या अडेप्टेशन है इसके, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग कैपेबिलिटी, रूट्स कमिंग आउट ऑफ वाटर फॉर रेस्पिरेशन, एग्जांपल न्यूमेटोफोर्स, प्रॉप रूट्स, sapling is not detached until it germinates, the germination doesn't occur in salt water, बहुत सारे adaptations, इसी को कहते हैं हेलोफाइटिक सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन। लेकिन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये ऑयल स्पिल अगर इन बेल्ट्स में होगा तो इनकी डेथ हो जाए, जो एट प्रेजेंट हो रहा है कोस्टल एरियाज। 2017 में देखा गया ऑयल स्पिल एन्नोर बेल्ट में, चेन्नई के पास एन्नोर एक नया सी पोर्ट है, आपका टास्क है आज एन्नोर मार्क करना है आपको इंडिया के मैप में। तो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स वहाँ डेथ हो गई उनकी, ठीक है। तो आई सपोज इतना अभी क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए हम देखेंगे डिटेल में इनके बारे में आगे। नेक्स्ट, एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन वेजिटेशन का मतलब होता है फाउंड बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर स्नो परमानेंट पाया जाता हो और जिसके नीचे ट्री परमानेंटली पाए जाते हैं, उनके बीच का एरिया एल्पाइन। एल्पाइन का मतलब ये होता है अडेप्टेड टू लो टेम्परेचर्स, ठीक है, लो टेम्परेचर्स वेजिटेशन। ये कैसे प्लांट्स होंगे? ये इनफैक्ट जो सबसे नजदीक बर्फ के पाए जाते हैं उन्हें मॉसेज एंड लाइकेंस भी कहते हैं, मॉसेज, लाइकेंस, ये एल्गी एंड फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कुछ एल्गी के वैरायटीज पाए जाते हैं यहाँ पे। फोर्थ, ग्रासेस पाए जाते हैं स्पेशली अडेप्टेड टू दिस बेल्ट, एंड यस ट्रीज आर एब्सेंट। और इसी बेल्ट में अल्पाइन वेजिटेशन में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है इंडिया का, वैली ऑफ फ्लावर्स। सुना है आपने माय डियर स्टूडेंट्स? वैली ऑफ फ्लावर्स पे सवाल आया हुआ है 2019 में। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या, यू कैन सी इट हियर, नो ट्रीज ओनली हर्ब्स, ठीक है, एनुअल प्लांट्स, हर साल ग्रो करते हैं, डेथ होती है, ग्रो करते हैं, डेथ होती है। वैली ऑफ फ्लावर्स इसमें एक बहुत बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट
एल्पाइन वेजिटेशन का एक एग्जाम्पल। तो ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में पाया जाने वाला ये पूरा बेल्ट हर पहाड़ी पे पाया जाता है। इनफैक्ट अगर आप माउंटेन पे क्लाइंब करोगे, यू विल फाइंड फर्स्ट द ट्रीज, then the stunted trees, and finally the grasses, these herbs, and then the snow. In short, as we go up the mountain, the density of vegetation decreases, the size also decreases proportionally. तो आई सपोज कि कुछ बेसिक समझ में आ गए आपको। आज एल्पाइन आपने देखा, आपने हेलोफाइटिक देखा, मैंने डिटेल में डिस्कस भी कर दिया इसको। नेक्स्ट आपने वेटलैंड वेजिटेशन डिटेल में देखा, आपने ज़ेरोफाइटिक देखा डिटेल में, आपने मेसोफाइटिक दैट इज नॉर्मल वेजिटेशन आपने देखा डिटेल। एंड मेसोफाइटिक में वी सॉ एवरग्रीन, डिसीडियस एंड सेमी एवरग्रीन। ठीक है, ऑल्सो वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर की इंपैक्ट वेजिटेशन के ऊपर। So I suppose that is pretty clear, and now you are ready to jump to the next topic, that is India vegetation types, जो हम अगले सेशन से करने वाले हैं coming weeks. So to end the session, let me explain you. You just saw कि मैं पूरे क्लास में, मैं पूरे सेशन में मैं बता रहा था सवाल कहाँ से आया, सवाल कहाँ से आया हुआ है। Now this is something which is called as mentoring, और यही यूपीएससी की मेंटरिंग अनअकैडमी दे रहा है अपने आइकनिक सब्सक्रिप्शन, which is the need of the hour for all of you. For UPSC Civil Service Examination, Iconic subscription is the need of the hour. So you can see it here, mentorship program है ये, mentorship program, जहाँ एक पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा, स्टडी प्लान बताएगा, स्ट्रेटजी बताएगा, चैलेंजेस बताएगा जो आप फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज, एंड मॉनिटर करेगा आपका प्रोग्रेस और फीडबैक देगा। इन शॉर्ट एक ऑल इनकम्पासिंग कोर्स आपके लिए। आप देख सकते हैं टीचिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज बट मेंटरिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और यहीं पे पर्सनल कोच आपको हेल्प करेगा हर फील्ड में। तो पर्सनल कोच आपको मिलेगा इस आइकनिक सब्सक्रिप्शन में, मोटिवेशन गाइडेंस मिलेगा आपको, स्टडी ट्रैकर मिलेगा, डेली रिपोर्ट्स यू विल गेट ऑफ योर प्रोग्रेस, प्रोफाइल रिव्यू मिलेगा ऑन अ डेली, ऑल्सो स्टडी बूस्टर सेशंस टू बूस्ट अप योर मोरल एंड मोटिवेशन, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद इवैल्यूएशन, टारगेटेड करंट अफेयर्स आर्टिकल्स, daily quizzes and high intensity workshop. And yes, study booster sessions में you can see it here, ऑप्शनल हट का फियर कैसे हटाया जाए, कैसे इफेक्टिव और प्रोडक्टिव स्टडी की जाए, कैसे जीएस पे गेन किया जाए, कैसे करंट अफेयर्स क्रैक किया जाए एक एफिशिएंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिक तरीके से, दैट इज 3E कंसेप्ट जो गवर्नेंस का यहाँ कैसे अपनाया। नेक्स्ट, कैसे अच्छे ऐसे लिखे जाएं, कैसे आंसर राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग की जाए, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए इंटरव्यू की, एंड ऑल दिस यू आर गोइंग टू गेट इन द आइकनिक सब्सक्रिप्शन। इन शॉर्ट, अगर प्लस और आइकनिक को आप कंपेयर कीजिएगा तो प्लस और आइकनिक दोनों में कॉमन है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। लेकिन आपको आइकनिक में क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा? पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल, ओके, एक्स्ट्रा 4 थिंग्स। तो अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नेचुरली इसका थोड़ा कॉस्ट हायर होगा फ्रॉम द प्लस प्लेटफॉर्म। So for beginners, 24 months course is available in 99,000 rupees sharp. And if you use my name Anurag as the code to get a discount, 10% discount, to get the course in sharp 89,000. और इसमें एक पर्सनल कोच आपको गाइड करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, if you use my name as the code, just send a screenshot to me on my WhatsApp number 703889943 70388999438। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पर्सनल कोच के अलावा मैं भी आपको वीकली मेंटर करूँगा। वीकली मेंटरिंग मेरे तरफ से भी होगी आपकी। किस चीज़ में? शेड्यूलिंग में। आई एम एक्सपर्ट एट दैट। सेकेंड, आंसर राइटिंग एंड न्यूज़पेपर रीडिंग में। एंड थर्ड, फीडबैक आपकी प्रिपरेशन को लेकर टाइम टू टाइम। तो आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर स्टडिंग, फीडबैक एंड शेड्यूलिंग ऑफ टाइम टेबल, इसमें मैं हेल्प करूंगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मेरी वीकली मेंटरिंग लीजिए अलॉन्ग विद योर पर्सनल कोच। नेक्स्ट, 12 मंथ्स कोर्स जो प्रोसेस में चल रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलता हूँ कि आप यू गो फॉर 12 मंथ्स कोर्स, 64,000 में अवेलेबल। यू यूज़ माई नेम अनुराग
यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट। 57,600 में ये कोर्स अवेलेबल है। एंड हैव अ लुक, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिए 7038889438 पे। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड आपको मेरी वीकली मेंटरिंग मिलेगी। ट्रायड फील्ड में पहला फील्ड शेड्यूलिंग, सेकेंड फील्ड न्यूज़पेपर रीडिंग एंड आंसर राइटिंग एंड थर्ड फीडबैक। तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए या आइकनिक प्लेटफॉर्म पर आइए, मेरी वीकली मेंटरिंग आपके साथ रहेगी इन बोथ केसेस। बस एक कंडीशन अटैच्ड है, यू यूज माय नेम अनुराग एज द कोड एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप। So I suppose the session today was good, awesome, interesting, informative। समझ में आया बहुत कुछ आपको, और हम वेजिटेशन की तरफ अब ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक क्लियर हो गया हम लोग। अगले सेशन से हम पूरा इंडिया के वेजिटेशन को देखेंगे डिटेल में। पहले टेम्परेचर देखेंगे, फिर रेनफॉल देखेंगे, और तब प्रेडिक्ट करेंगे वहाँ ट्रीज पाई जाएंगी या ग्रास, कैक्टस पाया जाएगा या वेटलैंड। और तब आपके लिए ईजी हो जाएगा ये सब कुछ याद करना, पढ़ना और रिकॉल करना एग्जाम हॉल में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सबसे क्रूशियल ये कोर्स रहेगा। 10 मार्क्स आपको दिलवा देगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं इसको, बिकॉज वी आर कवरिंग इन डिटेल एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स इन दिस कोर्स। In short, let's crack it with the highest ranks possible. And with this, students, I want to end the session. Thanks a lot for being out here. And yes, do come tomorrow on the channel Let's Crack UPSC CSE to get a knowledge of the story of climate change and our commitments to counter climate change। पूरी स्टोरी फॉर्मेट में एक इंटरेस्टिंग मैराथन सेशन 4 घंटे का, आपको मजा आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। Thanks a lot. That ends this session. Take care. Good day ahead. Give your best in life because that is the thing which जंग खुद से है, किसी और से याद रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।